और 5 साल तक अपने अपने स्पाउस के साथ रहने और वो ट्रीटी राइट करें एक्सरसाइज और आपको सेटलमेंट मिलती है। 2 सूरतों में आप ऑन योर ओन वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक सूरत जो सिंपल है कि जी अगर आपकी डिवोर्स हो जाए, लेकिन उसमें कानून ये कहता है कि टिल द पॉइंट ऑफ मैरिज, टिल द पॉइंट ऑफ डिवोर्स, इस सारे पीरियड के दौरान, और मिनिमम आपकी शादी को 3 सालों जो आपने कहा हो गए हैं, बिकॉज 4 साल का तो आपका वीज़ा लगा है, तो मैं उस पर नहीं जाता। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर मैरिज टिल द पॉइंट ऑफ योर डिवोर्स, ये सारा टाइम आपने इकट्ठे गुजारा हो और वो एक्सरसाइज करें अपनी ट्रीटी राइट्स, मीनिंग शी वाज वर्किंग सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप ये बात प्रूव कर सकते हैं और आपकी अब डिवोर्स हो गई है, तो आप अपने बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये आपके पास सूरत हाल है। और जो सेकंड सूरत हाल है, आई होप ये आपके साथ ना हो, बट वो डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें कोई मिनिमम पीरियड नहीं है कितने साल से आपकी शादी को हो चुके हों। लेकिन एक जो मैं यहाँ अर्ज कर दूँ कि एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि जी डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो मेरे साथ। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई वर्बल स्ट्रेस भी किया हो, यानी कि वर्बल अब्यूज़ हो, या आपको कोई मेंटल स्ट्रेस भी दी गई हो, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है कि क्या सबूत आपने देना है ये प्रूव करने के लिए कि यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो उस बेसिस पे भी आप अपनी रिटेंशन कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आपकी शादी को 3 साल हो गया है, तो आप डिवोर्स की बेसिस पे भी अपना यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं रिटेंशन, या डोमेस्टिक वायलेंस। बट आई होप आपका केस डोमेस्टिक वायलेंस का ना हो। अगेन, हर स्पेसिफिक केस की अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। मेरा आज मकसद था आपको इन्फॉर्मेशन देना। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। सर आप पूछिए। जी जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि एक्चुअली मेरे भाई ने 2 बार केस उनका रिजेक्ट हो चुका है, तो उन्होंने 2 बार अपील करी थी, तो दोनों बार रिजेक्ट हो गई है। अब 3rd टाइम उन्होंने राइट ऑफ अपील मांगा है और उसका जवाब अब अभी तक आया नहीं है। तो मुझे पूछना ये था कि नॉर्मली इसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि उनको अपील राइट ऑफ अपील मांगे हुए 3-4 महीने हो चुके और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी वालदा यहाँ पर विजिट वीजा पे आई थी, तो हमने जब फॉर्म उनका फिलअप करा था तो हमने ये बोला था कि वो 2 वीक के लिए आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका लॉन्ग स्टे हो गया है। तो अब जब वो, लेकिन अभी भी विद इन द टाइम वो वापस चली जाएंगी। सिर्फ मुझे पूछना ये था कि वो सेकंड टाइम जब वो वीजा अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगी उनको, और या कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन्होंने तो थोड़ा रह के गई है ज्यादा, लेकिन विद इन द पीरियड ऑफ जितना उनको वीजा मिला था उसमें वो वापस भी जा रही है। जी सर, आप जाने से पहले बता दें, जो आपने कहा कि भाई के वीजे रिफ्यूज होते रहे, जो इस दफा आपने राइट ऑफ अपील मांगी है वो कहां से मांगी है? वो हायर ट्रिब्यूनल से सर। अपर ट्रिब्यूनल से? जी, अपर ट्रिब्यूनल। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल सर। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, जो मुझे समझ आया कि आपके भाई का वीज़ा 2-3 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है और फिर अब आपने अपील मांगी है, यानी कि जो मुझे समझ आया है कि मे बी रिफ्यूज़ हुआ और अब आप रिव्यू स्टेज के अंदर चले गए हैं। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स ना पढ़ लूँ, इस टाइप के जो स्पेसिफिक सवाल होते हैं, जब तक मैं केस की हिस्ट्री ना देख लूँ, मैं जो डिसीजंस आए हैं फर्स्ट स्टेज ट्राइब्यूनल, अपर ट्राइब्यूनल या कोर्ट ऑफ अपील के, तो मैं उनका स्पेसिफिक जवाब नहीं दे सकता। अक्सर लोग मुझसे पूछे जी फ़ोन पे मेरिट क्या है जी इस केस का। ऑफ कोर्स मैं जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ूंगा मैं बता नहीं सकता। मैं शो में जो आप मुझसे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं मैं उसका लाजमी जवाब देता हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए, मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नंबर्स मेरे ऑफिस के आते हैं, मेरे ख्याल से आप तो वेरी काइंड ऑफ TV99 के वो एड्स भी रन करते हैं, आप उससे नंबर नोट कर लें और दफ्तर में अपॉइंटमेंट बना लें, एंड आई विल देन गो थ्रू द केस इन डिटेल विद यू। इस प्रोग्राम का मकसद है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, राइट डायरेक्शन की तरफ आपको भेजा जाए। जहाँ तक आपका सेकंड सवाल था कि आपकी मदर यहाँ विजिट वीजे पे आई हैं, आपको भी पता होगा कि विजिट वीजे पे 180 डेज से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब आपने कहा कि एंट्री, जब उन्होंने फॉर्म भरा था उन्होंने कहा होगा 2-3 वीक्स, जब वो वापस जाए दोबारा फॉर्म भरें तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज होता है, उस पर प्लीज़ अपनी मदर को बोले पूरा मेंशन कर दें अपने फॉर्म में कि मेरा प्लान तो 2-3 वीक का था, बट ड्यू टू दीज चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आई स्टेड थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ऑफ कोर्स सिंस आई न्यू कि 180 डेज के अंदर मैंने वापस आना है, आई मेड श्योर कि 180 डेज के अंदर मैं वापस आ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई अबाइडेड बाय द रूल्स और जो कंडीशंस थी मेरे विजिट वीज़ा की। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फरमाएं जी। जी, मेरा केस इस तरह है कि मैंने अपना केस सबमिट करा था बीवी और बच्चे का जी, स्पाउस वीजा।
तो अभी तक 6 महीने हो गए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि हमने ऑनलाइन जमा करवाया पेपर फरवरी में और पाकिस्तान में जमा करवाया केस, तो अभी तक जवाब कोई नहीं आया उनका। पता नहीं क्या मजा है कि एम्बेसी वाले भी कोई बता नहीं रहे। जी सर, तो आप बता सकते हैं इस सिलसिले में क्या? बड़ी मेहरबानी आपके कॉल की। देखिए, पहले तो ये एक्सक्यूज था उनका कि आपको पता है वो केस लॉ आया हुआ था एमएम का, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता हम उनके केसेस को विद होल्ड पे रख लेंगे। लेकिन अब वो उसका भी रिजॉल्व हो गया इशू, तब उन्होंने डिसीजंस देने शुरू कर दिए हैं। और यकीन करें, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं वो 3 वीक में डिसीजन दे देते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं उनको 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट पर जाएँ तो उन्होंने FCO ईमेल्स दी हुई हैं पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की, डिपेंडिंग आपने कहाँ से एप्लीकेशन डाली है। आप डायरेक्ट अपनी डिटेल्स और वाइफ की डिटेल्स डाल के उनको ईमेल करें FCO को, बोलें कि जी ये मेरी एप्लीकेशन वाइफ ने डाली थी, रेफरेंस नंबर तो आपके पास होगा, प्लीज़ जी इसका डिसीजन है, आई एम बीन वेटिंग हियर फॉर माई फैमिली टू कम एंड जॉइन मी। तो कम से कम होपफुली उस ईमेल से थोड़ा किक स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। अगेन ब्रिटिश हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी FCO की ईमेल की, जिस पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हम ट्राई करते हैं एक और कॉल लेने की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। इमिग्रेशन लॉ का ये नंबर है ऑनलाइन। सर, इमिग्रेशन का इशू, आप अपना सवाल पूछिए भाई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना अप्लाई किया है रिसेंटली ना नेशनलिटी। सर, आपने क्या अप्लाई किया रिसेंटली भाई? नेशनलिटी अपनी अप्लाई की है। मुबारक हो आपको। इंडेफिनेट लीव के बाद नहीं होती जो नेशनलाइजेशन 1 ईयर का इंडेफिनेट के बाद मैंने अप्लाई किया। तो मेरी नेशनलिटी को मोर देन 5 मंथ के करीब होने वाला, अभी तक कोई आंसर नहीं आया। उन्होंने वैसे 6 मंथ का मुझे बोला था। तो ये कितनी देर लगती है और क्या रीजन क्या है? क्या मैं कहाँ और कितना मुझे वेट करना पड़ेगा? मेरे कई दोस्तों ने मुझे 2-3 मंथ में हो जाता है, लेकिन मेरा तो 5 मंथ होने वाले, कोई जवाब नहीं आया। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखें भाई, जहाँ तक बात है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की वेटिंग पीरियड का, यकीन करें 4-5 मंथ इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम। हम लोग खुद भी एप्लीकेशन डालते हैं 8 मंथ्स लगे हैं। यस, दे आर सम लकी पीपल जिनको 2 या 3 महीने के बाद नेशनलाइजेशन का अप्रूवल आ गया, बट यकीन करें बिटवीन 5 to 9 months इज़ अ वेरी नॉर्मल टाइम। इधर ही मैं एक और रिक्वेस्ट करूँ बिफोर यू गो टू द ब्रेक, कि कुछ लोग होते हैं क्योंकि आपके पास इंडेफिनेट लगा है, कुछ लोग जॉब्स करते हैं, दे वांट टू ट्रैवल, तो हमेशा मुझसे कहा जाता है कि जी देखें कि 6 महीने उन्होंने मेरा वीज़ा रख लिया तो मुझे जॉब में प्रॉब्लम होगी। तो आप बिल्कुल काउंसिल के पास जाके उनकी चेकिंग सर्विस इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो पासपोर्ट आपको वापस दे देते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन चाहे 6-7 महीने उनके पास पड़ी रहे, क्योंकि पासपोर्ट आपके पास है, इंडेफिनेट उस पर लगा हुआ, यू कैन ट्रैवल। थैंक यू फॉर योर कॉल। मुझे पता है एक और कॉलर भी है, बट वी विल वांट टू गो ऑन अ ब्रेक नाउ। इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेक के दूसरी तरफ मिलता हूँ। मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। So every Monday 7 to 8 Immigration Law with Tariq, only on TV 99. Hajj 1435, one of the pillars of Islam, perform this great pilgrimage with the Al-Muhammadi tours and then shifting 4-star Hajj package. Our 3 weeks 4-star package will meet all your expectations, allowing you to perform Hajj with ease and peace of mind. Our package includes direct flight from London, departure on 25th September, return date 17th October, acquisition of Hajj visa and draft, Qurbani included, European tents in Mina, fully air-conditioned, complimentary food and drinks, full round transport provided by Ministry of Hajj, Makkah al-Mukarramah Hotel, 4-star Saraya Iman, only 200 meters from the Haram, less than 5-minute walk. Madinatul Munawwara Hotel, 4-star Zawar International, less than 180 meters from Al-Masjid Al-Nabawi Sharif. Complete your 40 Salah prayers in Madinatul Munawwara. Half-board buffet breakfast and dinner in Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara. Complimentary ziyarah in Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara. Complimentary gift, pre-Hajj seminar included, date to be confirmed. Contact 079 476 08023. Al-Muhammadi Tours, Hajj 1435. Hajj
1435, one of the pillars of Islam, performed this great pilgrimage with the Al-Muhammadi tours and then shifting 4-star Hajj package. Our 3 weeks 4-star package will meet all your expectations, allowing you to perform Hajj with ease and peace of mind. Our package includes direct flight from London, departure on 25th September, return date 17th October, acquisition of Hajj visa and draft, Qurbani included, European tents in Mina, fully air-conditioned, complimentary food and drinks, full round transport provided by Ministry of Hajj, Makkah al-Mukarramah Hotel, 4-star Saraya Iman, only 200 meters from the Haram, less than 5-minute walk, Madinatul Munawwara Hotel, 4-star Zawar International, less than 180 meters from Al-Masjid Al-Nabawi Sharif. Complete your 40 Salah prayers in Madinatul Munawwara. Half-board buffet breakfast and dinner in Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara. Complimentary ziyarah in Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara. Complimentary gift, pre-Hajj seminar included, date to be confirmed. Contact 079-476-08023. Al-Muhammadi Tours, Hajj 1435. अब आप एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ के मतलब एक शो देख सकते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले का हल निकाल सकें। सो एवरी मंडे 7 to 8 इमिग्रेशन लॉ विद तारिक, ओनली ऑन TV 99। अब आप वेलकम बैक टू द शो। आई होप ब्रेक के दौरान आपने थोड़ा पानी वगैरह पी लिया, बिकॉज मैंने भी पी लिया था। लेट्स ट्राई टेकिंग अनदर कॉल। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम समीर है सर। मैंने टायर 2 वीजा अप्लाई किया था जनवरी में, जो कि मक्कत में रिफ्यूज हो गया था और मुझे राइट टू अपील भी नहीं मिला था। मेरा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली मेरी उससे पहले टायर 4 की एप्लीकेशन डली भी थी, जो कि 2 दफा रिफ्यूज हो चुकी भी थी एक लॉयर्स के थ्रू। और वो जब उनका दूसरा रिफ्यूजल आया था तो उन्होंने मुझे 14 दिन का टाइम दिया था इसमें मुझे अपील करनी थी। इन द मीन वाइल मुझे स्पॉन्सर मिला टायर 2 का और मैंने उनके थ्रू टायर 2 की एप्लीकेशन जो है अपनी डाली। लेकिन जो बेसिकली मेरे लॉयर थे जिनके पास मेरा केस था, उन्होंने मुझे विद इन टाइम इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरी अपील रिफ्यूज हो गई है। 5 नवंबर को मेरी अपील रिफ्यूज हुई थी 2013 में। उन्होंने मुझे 7 नवंबर को लेटर लिखा, तो मुझे 10 नवंबर को रिसीव हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके पास 28 दिन का टाइम है, आप अपना अप्लाई अपील कर सकते हैं। इन द मीन सेम टाइम मेरा साइमल्टेनियसली टायर 2 की प्रोसेस चल रहा था, मेरी जॉब हो चुकी थी। तो मैंने उनसे बोला कि ये तो मेरा टाइम जो है वो पूरा निकल चुका। उन्होंने मुझे बोला कि आप अभी भी टाइम है, आप हमें पैसे दें और आप हम केस अप्लाई करते हैं। खैर मैंने उनसे पैसे वैसे दिए और उनके थ्रू मैंने केस अप्लाई किया। लेकिन उन्होंने मुझसे गलत बयानी की। जनवरी में अपनी जब एप्लीकेशन डाली जिसका रिफ्यूजल मार्च में आया, तो उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि जो आपके पास टाइम था, आपने उस टाइम में अपनी टायर 4 की एप्लीकेशन जो है रिफ्यूजल की अपील नहीं डाली थी, जिसकी वजह से आपका ओवर स्टे तकरीबन 28 दिन से ज्यादा का हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मेरी टायर 2 की एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिया। मुझे राइट टू अपील भी नहीं किया। मेरी मार्च में तकरीबन 11 या 12 तारीख को मार्च की एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है और उसके बाद मैंने दूसरे लॉयर्स के थ्रू राइट टू अपील डाला, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब सिचुएशन ये है सर कि सर्कमस्टेंसेस दोबारा चेंज हो गए हैं। मेरी जॉब उस वक्त जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था उन्होंने तो मुझे टर्मिनेट कर दिया था इमीडिएट इफेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक और टायर 2 का स्पॉन्सर मिल रहा है जो मुझे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। तो अगर वो मुझे टायर 2 का सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देते हैं तो क्या मैं नई एप्लीकेशन डाल सकता हूँ या फिर मुझे इस एप्लीकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा इसके आउटकम के लिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं राइट टू अपील डाले हुए और अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मैंने अपने लॉयर से बात की तो वो मुझे ये बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है और 1.5 से 2 साल लगने का भी चांसेस हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा राइट टू अपील की है वो वेटिंग में है। बड़ी मेहरबानी। मैं और मुझे तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अगर मेरा जो ओवरस्टे हुआ है, क्या उसकी वजह से मेरा जो ये 7-7.5 साल का पीरियड है वो अगर क्या कहते हैं वो टूट गया है, क्योंकि 10 साल जो होते हैं उसके बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने बहुत सवाल पूछे लेकिन मैंने सारे लिखे। मैं इत्मीनान से आपको एक एक का जवाब देता हूँ। देखिए जी, पहली बात यह आ गई, आपको भी पता होगा कि अगर आप 28 डेज से ज्यादा ओवरस्टे कर लें तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कोई भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन डालने में। वो 28 डेज काउंट होते हैं आया आपकी लास्ट एप्लीकेशन रिफ्यूजल से
या आपकी जब वीज़ा लास्ट ख़त्म हो, या अगर आपने अपील लॉन्च की है तो वो अपील की जब एक्सटेंड ख़त्म हो, यानी कि सेक्शन 3C एंड D, यानी कि आपने अगर अपील कोर्ट में की और वहाँ से डिसीजन आ गया और आपका रिफ्यूज़ हो गया हो एप्लीकेशन और आपने फर्दर कोई नहीं डाली, 28 डे वहाँ से काउंट होते हैं। या अगर आप अपील के रिव्यूज़ डालते रहें तो 28 डेज़ आगे चलते रहते हैं। तो आपके केस में आपने जिस तरह मुझे थोड़ा जिक्र किया कि कहीं ना कहीं कोई इशू आ गया जहाँ होम ऑफिस की कैलकुलेशन के हिसाब से आपके 28 डेज से ज़्यादा टाइम हो गया। आपने एप्लीकेशन डाली, होम ऑफिस ने उसको रिफ्यूज़ कर दी और आपको राइट ऑफ अपील इसलिए नहीं दी उन्होंने बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन डालें और आपके पास वैलिड लीव ना हो तो आपको ट्रिब्यूनल की राइट ऑफ अपील नहीं मिलती, आपको ज़बरदस्ती जाके राइट ऑफ अपील लेनी पड़ती, जिसको हम परमिशन एप्लीकेशन बोलते हैं, जो कि हाई कोर्ट के अंदर डलती है, जो कि अब लॉ में थोड़ी चेंजेस आ गई, वही हाई कोर्ट की एप्लीकेशंस हम अपर ट्रिब्यूनल में डालते हैं। सो अब बॉटम लाइन ये हो गई है कि क्योंकि आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिली थी और जिन लोगों को नहीं मिलती राइट ऑफ अपील वो सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं, इन अदर वर्ड्स अपर ट्रिब्यूनल में जाते हैं, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन के केसेस हाई कोर्ट के अपर ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो आप अब अपर ट्रिब्यूनल में चले गए और आपने एप्लीकेशन डाल दी कि जी मुझे राइट ऑफ अपील मिलनी चाहिए थी, या आपने उस बेसिस पे डाली होगी, डिपेंडिंग आपके ग्राउंड्स क्या थे, मैंने तो पढ़े नहीं, या आपने बोला होगा कि जी ये 28 डे की कैलकुलेशन है, ये अनलॉफुल गलत की गई है। अब होता यह है कि जब आपका केस हाई कोर्ट यानी कि अपर ट्रिब्यूनल में चला जाता है, होम ऑफिस की तरफ से ट्रेजरी सोलिसिटर्स बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि वो होम ऑफिस के सोलिसिटर्स होते हैं। अब अगर हम कोई उनके साथ जिसको हम कहते हैं सिंपल ज़बान में कोई अग्रीमेंट चाहते हैं तो उसको कंसेंट ऑर्डर बोलते हैं। तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये भी कर सकते हैं कि होम ऑफिस को होम ऑफिस कह रहा हूँ, ट्रेजरी सोलिसिटर को कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि जी हमारे क्लाइंट की ये एप्लीकेशन थी, ये इशू था, हम हाई कोर्ट से केस विड्रॉ करने के लिए राजी हैं, अगर आप मान जाएं कि हमारे क्लाइंट को परमिशन दे दें एक और एप्लीकेशन डालने की। इन अदर वर्ड्स कि जब तक आप होम ऑफिस से थ्रू ट्रेजरी सोलिसिटर कोई अग्रीमेंट ना तय कर लें, यू शुड कीप योर केस इन द हाई कोर्ट। फिर आपने कहा जी टाइम कितना लगेगा। अगेन मैंने आपको अर्ज किया कि जब आप एप्लीकेशन अपर ट्रिब्यूनल के अंदर डालते हैं, यानी कि हाई कोर्ट, मैं बार बार हाई कोर्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को अभी भी हाई कोर्ट की लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है, बट वो अपर ट्रिब्यूनल अब हो गया है। जब उधर एप्लीकेशन डालते हैं तो 21 दिन मिलते हैं ट्रेजरी सोलिसिटर को जवाब या डिफेंस फाइल करने में। जब ट्रेजरी सोलिसिटर भी अपना डिफेंस फाइल कर देता है तो फिर वो केस जाता है जज के आगे और जज अपना डिसीजन देता है इन राइटिंग पेपर के ऊपर। तो अगर आपको पता है और आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि होम ट्रेजरी सोलिसिटर ने 21 दिन के अंदर डिफेंस फाइल करके दे दिया है, तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के लिस्टिंग ऑफिस को भी फोन करके पूछ सकते हैं कि जी इस केस कौन सी क्यू में कितना टाइम लगेगा। तो उधर से आपको थोड़ी टाइम की असेसमेंट हो जाएगी। आपने एक और बात बोली कि जी अब मुझे एक और स्पॉन्सर मिल गया है। देखें जी, क्योंकि उन्होंने पहली भी आपकी एप्लीकेशन 28 डेज की वजह से एक्सेप्ट नहीं की, तो वो इस एप्लीकेशन पे मुड़ के कहेंगे कि जी इस पर तो 28 डेज का लॉ अभी भी लागू होता है, आप पे यू डू नॉट क्वालिफाई विद इन द पॉइंट बेस्ड सिस्टम। तो मेरे ख्याल से रादर देन कि आप नए पोटेंशियल स्पॉन्सर के थ्रू एप्लीकेशन डालें, जो कि मुश्किल होगी आपके लिए कुछ उन्होंने पहली भी नहीं मानी 28 डे के ऊपर, आप पहले अपना केस फाइट करें। या तो केस फाइट करें या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कुछ केसेस में डिपेंडिंग आपके केस का मेरिट क्या रिक्वेस्ट करें कि जी मेरे से ट्रेजरी सोलिसिटर से कोई मुझे अग्रीमेंट करवा के दे दें कि मैं इस हाई कोर्ट को वापस ले लेता हूँ केस, बट ऑन द कंडीशन कि ये मेरी नई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें। अब मुझे नहीं पता कि आपके केस का मेरिट क्या है, बट मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो लोग इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि केस अपर ट्रिब्यूनल यानी कि हाई कोर्ट के अंदर पड़ा है लेकिन उनके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो हम लोग नॉर्मली ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ कोई डील मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटली उनकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन स्टेटस में जो प्रॉब्लम है, जो आपकी है कि वो कह रहे हैं कि जी 28 डेज से ज़्यादा आपने ओवरस्टे किया, तो वो तो फिर आगे हर एप्लीकेशन पे अप्लाई होगी। तो शायद आई एम नॉट श्योर ट्रेजरी सोलिसिटर उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, बट दैट इज़ बिटवीन योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रेजरी सोलिसिटर। अगेन मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज़ आप एक बात याद रखें कि किसी ने आपका केस नहीं पढ़ा, ना मैंने पढ़ा, ना जिससे आपने और किसी से अगर कंसल्टेशन ली, तो जब तक कोई आपका केस नहीं पढ़ेगा वो आपको वेरी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकता। मैंने भी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उसके तहत मैंने ये बताने की कोशिश की है कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में हम लोग ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ किस तरह की एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं अगर हमारे क्लाइंट के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। और कभी कभी होता भी है कि ट्रेजरी सोलिसिटर मान जाए, बट डिपेंड करता है केस के मेरिट के ऊपर, और इसमें भी डिपेंड करता है कि किस बेसिस के ऊपर वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आई होप कि जितना आपने पूछा जो मैंने यहाँ लिखा था उनका मैंने जवाब दे दिया। थैंक यू वेरी मच। हम ट्राई करते हैं एक और कॉलर की तरफ जाने के लिए। ओके,
एम वेरी सॉरी, आई थिंक उन्होंने थोड़ा वेट किया और उन्होंने ड्रॉप कर ली। अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉल करते हैं, आप अपना वैल्यूबल टाइम लगाते हैं कि हमारा शो देखते हैं और हमें कॉल करते हैं, तो आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे डिटेल में आपको जितना मेरे है, जितनी मेरी नॉलेज उसके अंदर मुझे आपको जवाब देना चाहिए। तो अगर कोई और अगर थोड़ा वेट उनको करना पड़ता है, डू अपोलोजाइज। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक क्वेश्चन था आपसे। एक्चुअली मेरा ILR जो है इस सितंबर में जो है ना, आई नीड टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। पूरा साल हो जाएगा मुझे। मुझे ये पता करना था कि इसकी रिक्वायरमेंट्स को खास रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सारे मैं जब ILR के लिए मैंने अप्लाई किया था तो वो मैं दे चुका था। इसके अलावा फॉर्म को आई थॉट कि इट्स कॉल्ड AN फॉर्म। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट्स खास, मतलब कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन लाइक माय बैंक स्टेटमेंट समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई चीज तो दिखानी नहीं है। ऑलराइट सर, और कोई सवाल आपका? जी बस यही था। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक योर राइट फॉर्म इज AN। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस है, और फॉर्म के एंड में अगर आप उनका सेक्शन देख लें एविडेंस का, तो उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा है कि क्या क्या एविडेंस चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट सारों से करता हूँ, डू अपोलोजाइज कि जो लोग मुझे कभी वैसे भी दफ्तर आके भी फ़ोन करते हैं, मेरे मोबाइल पे कहते हैं जी कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने, यकीन करें मुझे ज़बानी याद नहीं होता। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी मुझे ईमेल कर दें या मेरे दफ्तर आ जाए, मैं उसी वक्त लिस्ट निकाल के आपको दे दूंगा। कभी कभी मुझे फॉर्म के नाम भी याद नहीं होते, अक्सर होते हैं, बट यू सी बिकॉज मैं एडवोकेसी और कम्प्लेक्स केसेस में ज़्यादा फोकस करता हूँ, मुझसे कोई मुश्किल से मुश्किल केस लॉ के बारे में पूछ लें, मैं एकदम जवाब ट्राई करूंगा देने की। लेकिन ये फॉर्म के कि जी क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, डू अपोलोजाइज। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको ईमेल पे पूरी लिस्ट भेज दूंगा। तो इसलिए ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं पता, बट आई डू नो कि कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इंग्लिश का आपको पता है, लाइफ इन द UK और वो असेसमेंट इंग्लिश की एबिलिटी का उन्होंने अब कर दिया है, वो जो लॉ में रिसेंट चेंजेस आई, आई होप वो भी आप फुलफिल करते हैं। नहीं करते तो अगेन लाइक आई रिक्वेस्ट यू सारों से कि अगर आपको वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी फर्म की डिटेल्स आपको शो के दौरान भी आई थिंक वो नंबर आता है फर्म का, एंड आई एम वेरी काइंड टू TV99 के हमारे एडवर्ट चलाते हैं, यू कैन नोट डाउन द नंबर एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर अ कंसल्टेशन ऑफिस के अंदर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मुनव्वर है। जी मुनव्वर भाई। जी मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि मैंने अपने इंडेफिनेट पे अपने वालिदैन को जून 2010 में बुलवाया था। सर थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज मुनव्वर भाई थोड़ी आहिस्ता आ रही है मुझे। जी सॉरी। जून 2010 में अपने वालिदैन को मैं यहाँ पे विजिट पे लेके आया था जी। तो उसके बाद मैंने उनको यहाँ पे ना उनकी सेटलमेंट वीजा अप्लाई किया जी। जनवरी 2011 में सर उनको ना वो इंडेफिनेट मिल गई थी। ठीक है। तो वो मुझे ये पूछ रहा था कि वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ उनकी। बड़ी मेहरबानी सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? जी एक और क्वेश्चन भी है, मेरे साथ कजन बैठे हुए, इन्होंने अपनी इनकी ना यूरोपियन नेशनलिटी है फ्रांस की जी। तो उन्होंने ना अपनी वाइफ को जो है ना, जो उनकी प्रीवियस वाइफ उनको डिवोर्स कर दी है, और उन्होंने अपनी वाइफ बुलवाना है, न्यू मैरिड की उन्होंने पाकिस्तान जी। तो वो उनके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है सर? आया कि उनका जो UK का प्रोसीजर वो सेम होगा या यूरोपियन का डिफरेंट होगा? और वो फ्रेंच नेशनल है सर। सॉरी? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, फ्रेंच नेशनल है आपके कजन। ठीक है सर, थैंक यू। सर जहाँ तक बात है नेशनलाइजेशन की, जब आप नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन डालते हैं या 5 ईयर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या 3 इयर्स की, तो आपके पेरेंट्स जब उनको यहाँ 5 साल लीगली इस कंट्री में हो जाएंगे तो फिर वो नेशनलाइजेशन अप्लाई करेंगे। फिर आपने पूछा आपके कज़न मुबारक को उनकी शादी की, वो एक फ्रेंच नेशनल है, वो EA रेगुलेशन के अंडर आते हैं। तो उसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि ना उनकी वाइफ को कोई इंग्लिश टेस्ट देना है और ना उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। यूरोपियन लॉ के अंदर बस वो ये कहते हैं कि आप सफिशेंट हो और आप यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो। और जहाँ तक बात आती है कि जी सफिशेंट का मतलब कि क्या इनकम हो मेरी, कोई इसका बॉल पार्क फिगर उन्होंने लॉ में नहीं दिया। बस आप ये देख लें कि आपका जो खर्चा पानी है, रेंट, रेट और बाकी वो आराम से पूरा हो जाए और आपको रिकोर्स टू पब्लिक फंड ना करनी पड़े। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि क्योंकि उनकी कोई सच
और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके यहाँ कज़न काम कर रहे हैं और उनकी डिसेंट सैलरी है या इनकम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, वो इमीडिएटली अपनी वाइफ के लिए फैमिली परमिट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हम ट्राई करते हैं एक और कॉलर लेने की। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद है और मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन डाली थी 2013 में जी। ठीक है, तो वो मेरे कुछ बेसिस जो थे वो कुछ वीक थे, जिसकी वजह से वो रिफ्यूज हो गया मेरा केस जी। फिर उसके बाद मैंने वो जो मेरी जो वीक बेसिस थी उनको मैंने रेक्टिफाई करके मैंने वापस से एप्लीकेशन डाली, तो उन्होंने उसके बाद मेरी फिर वापस से एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। ठीक है। फिर मैं जुडिशल रिव्यू में चले गया। ठीक है। जुडिशल रिव्यू में गया क्योंकि मेरे को राइट ऑफ अपील और राइट ऑफ वर्क नहीं था, तो जुडिशल रिव्यू में जब मैं गया तो उन्होंने अभी 2 वीक्स पहले कोर्ट को लेटर लिखा है कि हम जो हैं आपको आपके केस में हम जो कोर्ट डिसीजन लेगी हमें मंजूर है, हम कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या करने के लिए तैयार हैं? हम आने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं आ रहे, यानी कि हम जवाब नहीं दे रहे। 21 डेज होते हैं ना जुडिशल रिव्यू। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया क्या किया उन्होंने, मैं समझ गया। तो इसका क्या हल है, मुझे प्लीज बताइएगा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू फॉर योर कॉल भाई। देखिए वो होता ये है, जिस तरह मैंने अपने शो में पहले भी कहा था कि जब आप हाई कोर्ट यानी कि अपर ट्राइब्यूनल में केस डाल देते हैं तो एक प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि होम ऑफिस के सोलिसिटर्स हैं, ट्रेजरी सोलिसिटर्स, उनको 21 दिन दिए जाते हैं कि वो डिफेंस तैयार करके कोर्ट के अंदर जमा करा दें। जब आप उनको बता देते हैं कि आपकी साइड से, आपके क्लाइंट की तरफ से, एप्लीकेंट की तरफ से हमने कोर्ट में केस डाल दिया, हाई कोर्ट में। अब उनमें इतना ट्रेजरी सोलिसिटर में प्रेशर है काम का कि वो अक्सर, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि 21 दिन जब ख़त्म होने को आते हैं तो वो एक्सटेंशन मांग लेते हैं कोर्ट से। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उनको एक्सटेंशन की इजाज़त दें, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि कोर्ट के आगे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी हम नहीं चाहते कि इनको 21 दिन की एक्सटेंशन दी जाए। लेकिन अगेन वो आपके केस के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट नॉर्मल प्रैक्टिस ये होता है कि कर्टसी के अंदर आप उनको एक्सटेंशन दे देते हैं, कंसेंट ऑर्डर साइन कर देते हैं। फिर वही बात आ जाती है जो मैंने रिक्वेस्ट की कि जब एक दफ़ा ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ आपकी डीलिंग शुरू हो जाए आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, तो डिपेंड कि आपके केस में कितना मेरिट है, आप उनसे कोई कंसेंट या कोई अग्रीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं कि जी ठीक है जी हम हाई कोर्ट में आगे नहीं जाते, ये हमारी बात आप मान लें। दे माइट एग्री, दे माइट नॉट, डिपेंड करता है आपके केस पे। पर जहाँ तक एक्सटेंशन की बात है, ये बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि उनके पास इतना प्रेशर है इस वक्त काम का कि मैं खुद देखने में आया कि 4 मेरे केस है उसमें ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने 6 एक्सटेंशन मांग चुके हैं। बट क्योंकि मैं भी उनको कर्टसी दे रहा हूँ, आई डोंट माइंड, क्लाइंट ने खुद मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हाँ जी दे दें आप उनको, क्योंकि उनका उतना ज़्यादा पीरियड इस मुल्क में स्ट्रांग होता जा रहा है, वो केस ही उस नोयत का है। बट अगेन वो केस पे केस मैटर करता है। आप ऑफकोर्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि उसको एक्सटेंशन ना मिली जाए, ना दी जाए कोर्ट को, लेकिन वो आप और आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का इशू आप उनसे डिस्कस करें तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Wait, I have a question. I came to this country in 2009 as a Tier 4 student. Yeah. Yeah. Later on, I couldn't. I couldn't extend my course here, my Yes. visa. Yeah. But I'm staying in this country as an illegal immigrant for about 3 years. If you came here in 2009, in 2014, so almost you're looking at 4.5, 5 years you've extended your stay in this country, correct? I got visa for 2 years. All right. Later on, I couldn't extend my visa. I understand. So 3 years you've done overstay. Yeah. Okay. Boys, I don't want to go back to my country because I sold my whole property and stuff to come to this country to study, but I couldn't complete my graduation yet. So, is there anything I can do? I can make an application or anything like that. All right. Are you a single person? Yeah, I am. How old are you? I'm 29. 29. All right. I'll try to answer your question to the best of my ability. Thank you for your call. You see, in 2012 in July, they updated the human rights claims. And what they've done now, in the past there used to be that if you're illegal in the country for 14 years, you could have applied for settlement. But now the rules have slightly changed. They have disregarded the 14-year rule, and now under human rights, they say if you've been in this country for 20 years, only then we'll give you a visa under the human rights scheme, which is 2.5-year visa.
or if you have been in the country for half your life in your age between 18 to 25, and then we'll also consider your application. But unfortunately, the scenario you have given to me, you do not fit into any of the human right rules that were introduced in July 2012. So unfortunately, your case is very weak when you look into those rules. So I don't know what other provisions you have in mind, but I'd rather be honest with you and tell you that your chances are not looking very bright, because any application within the immigration rule has to be made unless within the 28 days of your overstay, but in your case you've overstayed for more than 28 days. Yes, there are certain human right applications where there are exception to the 28-day rule, but of course I can't go in detail into those applications. I don't know even if you qualify for it, but the most obvious one is you get married to somebody here, or if you get married to a European national, then your overstay or your period of precarious immigration status would not count against you for the family permit, but they will investigate your relationship and your marriage to your potential spouse. So what I'm trying to say to you that unfortunately within the regime of the new rules that were introduced post July 2012, you are in a very weak position. I don't know what your personal and family and financial circumstances are, but you should really take proper advice and then seek the appropriate line of action for yourself. Thank you very much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो जी, मैं शायद तारिक भाई से बात कर सकता हूँ? शायद भाई, मैं बिल्कुल आपकी आवाज सुन सकता हूँ, बोलें सर. मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान. ओके रिजवान साहब, मैं इधर स्टूडेंट वीजा पे आया था जी. तो इंग्लिश जनरल कोर्स के वीजे पे आया था जी. तो मैं आने के बाद वो कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं पास होकर सर्टिफिकेट ले लिया. तो जो एक्सटेंशन के टाइम मुझे नहीं पता था प्रोसेसिंग के बारे में. वो बैंक स्टेटमेंट में मेरे 50 पाउंड कम आ रहे थे जी. तो रिफ्यूज कर दिया उन्होंने इमिग्रेशन वाले में. हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर. तो मैं जाके फिर उसको एक्सटेंशन फिर अपील दिया मेरे को. अपील मेरा पास हो गया, और अपील के बाद अभी 1 साल हो रहा है, उन्होंने कुछ भी मुझे लेटर नहीं भेजा. वीजा में कॉलेज भी खत्म हो गया, लेकिन मुझे कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने जी. मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह वापस भेज दिए घर पे, लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया. एक कोर्ट से एक लेटर मिला कि आपका अपील एक्सेप्ट हो गया, बोल के मेरे को एक लेटर दिया, इमिग्रेशन को एक, सोलिसिटर को एक दिया. फिर उसके बाद से मेरे को कोई भी उसने जवाब नहीं दिया, ना ही मुझे जवाब दिया, ना ही मुझे कोई पेपर भेजा, मेरा वीजा कार्ड, ना ही मुझे वीजा कार्ड भेजा. मैं समझ गया सर आपकी बात, मैं भी जवाब देते तो आप सुन लें. बड़ी मेहरबानी आपके कॉल की रिजवान साहब. देखिए रिजवान भाई, ये कभी कभी होता है कि अगर आप अपील जीत गए और होम ऑफिस बड़ा टाइम लगाता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो मैं अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वेबसाइट पे जाके वो ईमेल एड्रेस ढूंढने की कोशिश करें. एक है अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है होम ऑफिस का. अगर आप उनको ईमेल करें कि देखें जी ये मेरा अपील नंबर था, मैं अपील जीता हूँ, ये मेरा टाइम था जिस फ्रेम के अंदर मेरी हियरिंग हुई थी जिस भी सेंटर के अंदर, तो वो फिर होम ऑफिस को, केस वर्कर को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी ये अपील जीते हुए हैं, प्लीज़ इनके ज़रा पेपर वर्क को जल्दी करें. तो वो अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का आप ईमेल निकाल लें. आई थिंक मेरे पास दफ्तर में भी उनका ईमेल है, अगर आप मुझे बाद में कांटेक्ट करें मैं लाजमी आपको उनका ईमेल दे दूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. हम ट्राई करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है. मैं थोड़ा आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स भी को देना चाहता हूं, तो विल टेक वन मोर कॉल एंड देन आई विल डू सम क्लोजिंग रिमार्क्स एंड वील कॉल एन एंड टू द शो. हेलो हेलो जी, हेलो. आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप होगी. मैंने कहा था मैं एक और कॉल लेंगे, बिकॉज आई डू अपोलोजाइज क्योंकि आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया. थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी. आई थिंक वो जब तक हम लोग सेटअप करते हैं तो 10-15 मिनट लग जाते हैं. मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर मैंने किसी वजह से आपकी कॉल नहीं ली, आई डू अपोलोजाइज. और अगर आपने कॉल किया, आपको बहुत वेट करना पड़ा है, तो अगेन आई अपोलोजाइज, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला है कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकालते हैं, हमारा शो देखते हैं. थैंक यू फॉर दैट. तो मैं भी पूरी ट्राई करता हूँ कि शो के दौरान मैं आपको डिटेल जवाब दे दूँ. उसके बावजूद अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ TV
शो के दौरान हमारे ऑफिस की डिटेल नंबर आता है, या उसके अलावा हमारे एड्स थैंक यू टू TV 99 रेगुलर चलते हैं जिसमें आपको मेरे ऑफिस की डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आप वो नोट करके ऑफिस में रिंग करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे बताया जा रहा है कि एक और कॉलर बड़ा पेशेंटली उन्होंने वेट किया था, आई थिंक उनकी आखिरी कॉल लेके आल से खुदा हाफिज़ टू यू फॉर टुडे। हेलो हेलो शाह भाई, मैं जावेद बोल रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि मैं अपने बेटे के लिए पूछना था, वो पाकिस्तान में है, मैं ब्रिटिश हूँ, तो मेरी शादी हुई थी, उसके बाद बेटा पैदा हुआ था, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट इस्लामाबाद एम्बेसी से? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच जावेद फॉर योर कॉल। अगर आप ब्रिटिश थे, आपका बेटा चाहे बाहर भी पैदा हुआ, दे आप ब्रिटिश बाय बर्थ, वो आप लोकल काउंसिल से बात कर लें, वो सॉरी ब्रिटिश हाई कमीशन से, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता देंगे, वरना मुझे बाद में कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा उनकी। अगेन सर, जिस तरह मैंने कहा ये आखिरी कॉल थी। थैंक यू जावेद, आपने वेट किया। थैंक यू सो मच फॉर टुडे शो। इंशाल्लाह ताला अब आपसे अगले वीक मुलाकात होगी। अगेन जिस तरह मैंने कहा, हम 7 o'clock टाइम है, बट वो जितनी देर लगती है सेटअप करने में शायद 10-15 मिनट लेट हो जाए, बट आई विल मेक श्योर कि फिर हम थैंक यू टू TV 99 हम शो को घंटे में ही रखेंगे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कॉलिंग एंड अल्लाह हाफिज। وطن